यदि जहर खत्म हो गया तो क्या फिर भी जहर रहेगा? सबसे पहले जहर दो प्रकार का होता है, एक है जैविक जहर और दूसरा है रासायनिक जहर। हम ये तय कर सकते हैं कि कोई जहर है या नहीं इस आधार पर कि जहर की रासायनिक प्रकृति बदली है या नहीं। सबसे आम जैविक जहर सांप का जहर है। इसमें वास्तव में अनेक प्रकार के विषैले प्रोटीन या अणु होते हैं। उच्च तापमान और तीव्र अम्लता के संपर्क में आने पर यह अपनी मूल जीवन शक्ति खो देता है। यह अब जहरीला नहीं रह जाता। इसलिए इस प्रकार का जैविक जहर लंबे समय के बाद कमजोर या गैर विषाक्त हो जाता है। यदि इन विषैले प्रोटीनों को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर दिया जाए तो वे जहर से पोषक तत्वों में भी बदल सकते हैं। आखिरकार अमीनो एसिड केवल कुछ ही प्रकार के होते हैं और ये सभी जैविक शरीर से कम नहीं है। लेकिन रासायनिक जहर अलग होता है। मूलतः इसकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। रासायनिक विषों जैसे जैव रसायन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य रासायनिक विषों की रासायनिक प्रकृति बहुत स्थिर होती है। ठीक है, इसे बदलना आसान नहीं है, भले ही इसे लंबे समय तक हवा में रखा जाए। केवल अम्लीय वातावरण में ही अन्य रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होंगे और नए पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। ये समय के साथ लंबा हो सकता है और धीरे धीरे छोटा हो सकता है, लेकिन ये इतना सिकुड़ेगा नहीं कि ये बिल्कुल भी विषाक्त न रहे। इससे अन्य अधिक जटिल घटक भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी जहर से जहर की ओर। अतः कुछ समय के बाद रासायनिक जहर अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर जहर कौन सा है? आपकी कोशिकाएं आपके लिए लड़ रही हैं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इस समय आपके शरीर में एक क्रूर रक्षा युद्ध चल रहा है। आक्रमणकारी आपके शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 4 सुरक्षा व्यवस्थाओं को तोड़ना जरूरी है। सबसे पहले दीर्घकालिक सेना स्वयं अलग हो जाएगी और आक्रमणकारियों के समान ही विष उत्पन्न करेगी। यदि आक्रमणकारी पहली रक्षा पंक्ति को तोड़ देते हैं तो आक्रमणकारी श्वेत कोशिकाओं के साथ एक भयंकर पीछा युद्ध शुरू कर देंगे। यदि वायरस की संख्या अधिक हो तो श्वेत कोशिकाएं इस प्रकार लड़ेंगी मानो वे मृत हों। यदि श्वेत कोशिकाएं रक्षा पंक्ति बनाती हैं तो वायरस कोशिकाओं पर हमला करेगा और अपना वंश स्थापित करेगा। इस समय मानव शरीर में शक्तिशाली युद्ध हथियार टी कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी। टी कोशिकाएं लड़ाई में शामिल होंगी और वायरस को आगे फैलने से रोकने के लिए संक्रमित कोशिकाओं पर बमबारी शुरू कर देंगी। लेकिन उनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली नहीं हैं और वे प्रजनन में बहुत प्रभावी हैं। भले ही वे टी कोशिकाएं हों, वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस समय मानव शरीर में सैन्य कोशिकाएं लड़ने लगती हैं और छिपी हुई शक्तियों को साझा करने लगती हैं। वे अपनी जीवन शक्ति खो देंगे और विभाजित हो जाएंगे। इस बार आपके शरीर ने आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया है और अंत तक आपकी रक्षा की है। आपका शरीर हर समय आपके लिए लड़ेगा, यहाँ तक कि अगर आप एक अपराजित प्रतिद्वंदी का सामना कर रहे हैं तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ेंगे। वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस संभावना पर गहराई से विचार किया है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो वास्तव में वास्तविक न हो? कल्पना कीजिए यह एक अत्यंत सावधानी से रचा गया स्वप्न हो। एक शांत रात्रि का दृश्य मन में लाइए। एक न्यूरोलॉजिस्ट चुपके से आपके कमरे में प्रवेश करता है। आपको कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है और फिर आप एक प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। वहां वह अत्यंत सावधानी पूर्वक आपका मस्तिष्क निकाल लेता है। उसे एक विशेष पोषक तत्व के घोल में रखा जाता है। फिर उस मस्तिष्क को एक आधुनिक मशीन से जोड़ा जाता है। ये मशीन मस्तिष्क के भीतर होने वाले सभी सूक्ष्म तंत्रिका परिवर्तनों को कुशलतापूर्वक संसाधित कर सकती है और ये मशीन आपके मस्तिष्क में विद्युत स्पंदनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संकेत भेजती है। ये प्रक्रिया एक ऐसी धारणा को जन्म देती है जो वास्तविक दुनिया से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होती। यह विख्यात मस्तिष्क में गुदा नामक विचार प्रयोग है। वास्तव में हमारा जो भी सचेतन अनुभव है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मस्तिष्क सूचना को किस प्रकार संसाधित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी दृष्टि किसी सुंदर महिला पर पड़ती है तो आंखों द्वारा मस्तिष्क सूचना भेजने के पश्चात मस्तिष्क सूचना के आधार पर एक सुंदर महिला की छवि उत्पन्न करेगा। लेकिन मस्तिष्क सूचना को सीधे उत्तेजित करके उस सुंदरता को आंखों तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम, पीड़ा, खुशी और हमारी अन्य सभी भावनाएं मस्तिष्क को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करके उत्पन्न की जा सकती हैं। सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। तो फिर आप स्वयं के अस्तित्व के बारे में किस प्रकार निश्चित हो सकते हैं? क्या यह संभव नहीं कि इस क्षण आप गुदा में मस्तिष्क वाली स्थिति में हो? शायद इसी पल आपका मस्तिष्क किसी पोषक तत्वों से भरे टैंक में डूबा हुआ है और विद्युत स्पंदन आपके मस्तिष्क के प्रमुख हिस्सों को उत्तेजित कर रहे हैं, जिससे आपको ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे आप टिकटॉक देख रहे हो। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक डेस्कार्टेस ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अर्थात मैं इस विषय पर विचार कर रहा हूँ अत्यंत पूर्ण निश्चितता के साथ और यही मेरे अस्तित्व को प्रमाणित करता है। लेकिन हम इस बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? क्या हमारी अपनी सोच मात्र सक्रिय व्यवहार नहीं है जो बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा प्रेरित हो सकते हैं? हम अपने आसपास की दुनिया को किस आधार पर पहचान सकते हैं? केवल इसलिए
कि हमने सदैव इसी प्रकार के अनुभव किए हैं। इस विचार प्रयोग के परिप्रेक्ष्य में सिग्नल के वास्तविक स्रोत की पहचान करने की क्षमता केवल संसाधित और प्रतिक्रिया सिग्नलों द्वारा ही संभव है। मस्तिष्क वास्तविक दुनिया में होने या किसी कंटेनर में होने के बीच अंतर करने में पूर्णतः असमर्थ है। मस्तिष्क की दृष्टि में सब कुछ हमेशा की तरह ही है, वो स्वयं इस अंतर को नहीं जानता। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पहले से ही विकसित आभासी दुनिया में गुदा में स्थित मस्तिष्क अनिवार्य रूप से एक ऐसी इकाई है जिसके वास्तविक स्वरूप की पुष्टि नहीं की जा सकती। ये एक ऐसी परिकल्पना है जिसे किसी भी ज्ञात तरीके से गलत साबित नहीं किया जा सकता। यदि वास्तव में हम किसी आभासी दुनिया में विद्यमान हैं, तो वो कंप्यूटर जो इस आभासी दुनिया को चला रहा है, वो सभ्यता किस स्तर तक पहुंची होगी। ये विचार प्रयोग इसने मानव जाति को गहन दार्शनिक चिंतन के लिए प्रेरित किया है। क्या हमारी चेतना वास्तव में हमारे भौतिक शरीर पर ही निर्भर करती है? इस क्षण हमारी जो भी धारणा है वो वास्तव में असली क्या है, या ये मात्र हमारे मस्तिष्क की उपज है?